अस्सलाम वालेकुम। आइंदा इंतखाबात किस वक्त होंगे? असूली तौर पर देखा जाए तो 1 महीने से कम की मुद्दत रह गई है पीडीएम के पास असम्बलीज डिज़ोल्व करने का फ़ैसला करने के लिए। 12 अगस्त लास्ट डे इन ऑफिस है, तो या तो एक रोज़ पहले असम्बलीज डिज़ोल्व कर सकते हैं या आखिरी दिन अपनी मुद्दत पूरी करें और चले जाएं। दोनों के हवाले से जो आइनी तौर पर तरीक़ाकार है, अगर तो लास्ट डे इन ऑफिस मुकम्मल करते हैं तो 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने की शर्त है, विद इन 60 डेज़। इलेक्शन स्कीम जो है वो 52 रोज़ के करीब है पाकिस्तान में। 52 या 54 रोज़ जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तय करे, तो उससे ज़्यादा आगे जा नहीं सकता, 60 रोज़ के अंदर अंदर करवाने हैं। दूसरा तरीकाकार यह है कि एक रोज़ अगर पहले डिज़ोल्व कर दें तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मैक्सिमम 90 डेज़ है, ये अपर लिमिट है 90 डेज़ की, उसके अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। तो दोनों सूरतों में अक्टूबर के पहले हफ्ते से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते तक कोई भी एक मुद्दत हो सकती है जिसमें ये मुद्दत पूरी हो जाएगी और इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब पीडीएम की हुकूमत के हवाले से 2 इत्तलात हैं। पहली तो ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसका एक सोच का जो ज़्यादा हावी उसका पहलू ये था कि लास्ट डे इन ऑफिस पूरा करें और जितना जल्द अज जल्द मुमकिन है इंतखाबात की तरफ चले जाएँ, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीके इंसाफ जो है वो अंडर प्रेशर है, उसके बंदे भी काफ़ी सारे उसका साथ छोड़ गए हैं। तो जब तक कि उसने दोबारा संभलना है उससे पहले इंतखाबी मैदान सजा लिया जाए। और इकॉनमी के हवाले से भी इनको होप्स हैं कि IMF का प्रोग्राम अगर 12 जुलाई को कल अप्रूवल मिल जाती है तो हमारे रिज़र्व्स के अंदर भी थोड़ा सा इस्तेहकाम आएगा, रुपए को ब्रेक लगेगी और इन्फ्लेशन को काबू करने में इन्हें मदद मिल जाएगी। $2 अरब सऊदी अरब ने आज पाकिस्तानी रिज़र्व्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये डिपॉजिट के तौर पर जमा करवाए गए, सिर्फ रिफ्लेक्ट होंगे पाकिस्तानी रिज़र्व्स में, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी जो ओवरऑल पिक्चर है रिज़र्व्स की वो बेहतर हो जाती है। इसी तरह UAE से इसी तरह के डिपॉजिट की तवक्को है और चाइनीज़ लोन जिस तरीके से पहले रोल ओवर हुए वो भी रोल ओवर हो जाएंगे। तो 2-3 महीने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, ये उनकी होप्स हैं। लाजमी नहीं है कि एज इट इज़ सारा कुछ आगे चले, लेकिन PMLN की होप्स ये हैं कि 2-3 महीने में एक फील गुड इन्वायरमेंट वो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें इंतखाबात में जाना आसान होगा। लेकिन एक तलवार नवाज शरीफ के सर पर लटक रही है जिसका हल अभी उनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, PMLN इन्हें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के करीब समझती है, उनके ख्यालात को सोचती है कि PTI के ज़्यादा करीब है और PMLN से मुखालिफ ख्यालात हैं। इसलिए वो इंतज़ार करना चाहते हैं कि 16 सितंबर तक, जब तक वो उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी नहीं हो जाती, तो नवाज़ शरीफ का वो जो 5 साल नाहली या ताहयात नाहली, ये मामला उनके सामने ना लगे। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए एक तरमीम की गई है कि जो नाहली की मुद्दत होगी वो 5 साल होगी, लेकिन एक आम फहम असूल ये है कि जिस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े हुक्म जारी कर चुकी हो और नाहली की मुद्दत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच ये हुक्म जारी कर चुका है कि नाहली ताहयात होगी, तो वो किसी एक्ट के ज़रिए तरमीम नहीं हो सकती। उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2/3 अक्सरियत के साथ आइए और आइन के अंदर एक तरमीम करके तरीक़ाकार वज़ा कर दीजिए। या दूसरा तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच बैठ जाए और कोई उसूल व ज़वाबित वज़ा कर दे, उसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो PMLN को उस मामले में शायद इंतज़ार करना पड़े कि 16 सितंबर गुजर जाए और फिर दूसरे चीफ जस्टिस आ जाएँ और फिर मामला आगे चलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज एक बयान सामने आया और एक कमेटी बैठी हुई थी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी गौर कर रही है, क्योंकि बाज़ मामलात जो 2013 और 18 में सामने आए हैं, जब किसी पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट फेवर करना चाहती है, पूरी हमारी मशीनरी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी हद तक काबू में होती है, तो इंतखाबी नताइज बाज़ हलकों के अंदर, पूरे इंतखाबी नताइज नहीं, बाज़ हलकों के मखसूस पोलिंग स्टेशन के वो रुक जाते हैं। बाकी आता रहता है सिलसिला, लेकिन मखसूस पोलिंग स्टेशन के रुक जाते हैं। तो वहाँ पर 200 को 1200 बनाना या 200 को 2200 बनाना निस्बतन आसान हो जाता है। इसी तरीके से बाज़ हलकों के अंदर डबल स्टैंपिंग जो है उसकी शिकायत बहुत आती हैं, जिससे रिजेक्टेड वोट्स की शरह विनर और लूज़र के मार्जिन से बढ़ जाती है। ये वो चीज़ है जो 13 में भी इस्तेमाल हुई पाकिस्तान में। ये वो फार्मूला इलेक्शन जीतने, इलेक्शन डे के ऊपर का, पहले जो होता है वो उसके हट के प्री पोल होता है, ये इलेक्शन डे का फार्मूला है। तो ये 2013 और 18 के दोनों दफ़ा, जिसे इमरान खान ने 2013 में 35 पंचर कहा था, 2018 में ये पंक्चर उसके अपने लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से लगे थे और शायद 35 ही लगे होंगे। तो अब उससे बचना कैसे है, उसके ऊपर वो मुख्तलिफ तरमीम के ऊपर गौर कर रहे हैं, वो भी आज ही इजलास हुआ है। तो क्या ये सारी चीज़ें कर पाएंगे? वक्त पे इंतखाबी अमल होगा सारा, जिस तरीके से कौम चाहती है कि एक बेयकीनी की फ़िज़ा ख़त्म हो और एक स्टेबल गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान का निज़ाम संभाले और उस बेयकीनी से पाकिस्तान को निकाल कर आगे चले। क्या अगले 2 से 3 माह के अंदर ये मुमकिन होगा? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ शख्सियत हैं
शुएब शाहीन साहब मारूफ माहिर कानून है। इसके अलावा तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और लाहौर से चौधरी शाफे हुसैन साहब सेक्रेटरी जनरल हैं PML काफ के, वो भी हमारे साथ है। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। चौधरी शाफे से शुरू करते हैं। शाफे साहब, आप अपनी जमात की तरफ से बताइएगा, आपकी क्या तरजीह है? क्या इंतखाबात 12 अगस्त आखिरी रोज़ असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें और 60 रोज़ के अंदर अक्टूबर के पहले हफ्ते या नवंबर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारी पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है वो ये समझती है कि जो इलेक्शंस हैं, अब जो टेन्योर पूरा हो रहा है 5 साल का गवर्नमेंट का, तो इलेक्शन टाइम से होने चाहिए। और हमने तो काफ़ी महीनों पहले से ही तैयारियां जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हैं वो शुरू कर दी हुई हैं। और जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो भी अल्लाह का शुक्र है कि देखिए टाइम तो दोनों टाइम ही होंगे, अक्टूबर भी टाइम ही होगा और उसके लिए भी आईनी तरीकाकार है, और जो अगर नवंबर में 90 रोज़ की शर्त हुई तो वो भी आईनी है। लेकिन आप तरजीहन क्या चाहेंगे, क्योंकि आप इत्तेहादी जमात है, कि इंतखाबात अक्टूबर के पहले हफ्ते में या नवंबर में? बज़ाहिर जो है ना वो लग रहा है कि ये नवंबर में होंगे, बज़ाहिर तो यही लग रहा है नवंबर में। और टेन्योर जो है वो आपको पता है कि ये भी और महीने डेढ़ तक ख़त्म हो जाएगा। एक महीने से ऊपर नहीं है, 1.5 महीना अब नहीं है। आज जिस वक्त हम बैठे ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ से पूरे 30 रोज़, 11 जुलाई आज, अगर एक रोज़ पहले वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें तो 30 रोज़ के अंदर वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की शर्त आयद होती है। फिर हो सकता है 10 नवंबर को इंतखाबात करवाना चाहें तो करवा लें। पार्टी का, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ आपने पूछा, पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन जो है वो अब टाइम से होने चाहिए। जो टेन्योर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। टाइम कौन सा, नवंबर वाला इलेक्शन जो है? नवंबर वाला या अक्टूबर वाला? नहीं, अक्टूबर वाला नहीं। अक्टूबर आपकी तरजीह? शुएब साहब से पूछते हैं। शुएब साहब, ये दोनों खेल चल रहे हैं अभी। कोशिश होगी PMLN की कि किसी तरीके से वो नवाज शरीफ को इस सिस्टम में बेनिफिट कर सकें, वो कैंपेन कर सकें, उनके ऊपर नाहली की तलवार हट जाए। पोलिटिकली एक उनको थोड़ा सा बेहतर उनके वोटर्स के लिए माहौल होगा अगर उनको पता चले कि नवाज शरीफ अब नहल नहीं है, वापस असम्बली में जा सकते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा इसी शॉर्ट स्पैन के अंदर? टाइम थोड़ा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर अक्टूबर में नहीं होता तो नवंबर में, 10 नवंबर से तो पहले हर हाल में हर हाल में ये आईनी शर्त। हाँ, आईनी शर्त है। लेकिन उसके लिए उनको चाहिए कि वो आज आ जाएं, कल आ जाएं, परसों आएँ, जो उनके खिलाफ मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका प्रोसेस कराएं, अपनी अपील को रिवाइव कराएं, क्योंकि उसमें वो एब्सकॉन्डर भी हैं और वो अपील भी डिसमिस हो चुकी है। ज़ाहिर अपील रिवाइव होगी, रिवाइव होने के बाद फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, वो सरेंडर करेंगे अपने आप को। अच्छा, तो वो मेन रास्ते में रुकावट। केस शायद उनके लिए निस्बतन आसान हो, ये वाला मामला मैं समझता हूँ उनके लिए निस्बतन आसान होगा। जो मुश्किल मुझे चीज़ नजर आती है वो ताहियात नाहली वाली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करते हुए ताहयात नाअहली डिक्लेरेशन दी है ना, आर्टिकल 62(1)(f) को डिफाइन कर दिया कि भाई ये ताहयात है। अब उसके अंदर जब तक आप तब्दीली नहीं करेंगे, आप इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली करके आप ये कहें कि 62(1)(f) के तहत जो भी नाअहल होगा उसकी मुद्दत 5 साल होगी, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक्ट के ज़रिए, सिंपल कानून साजी के ज़रिए आइन की तशरीह आप नहीं कर सकते या आइन की अमेंडमेंट नहीं कर सकते। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इस तरीके से नलीफाई नहीं कर सकते। उसकी जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पार्लियामान उसके इम्पैक्ट को नलीफाई कर सकती है, बशर्ते कि वो आइन में फिर तरमीम करे। वो ये नहीं कर सकती कि इस तरीके से नई पार्लियामेंट आएगी 2/3 उसके बाद वो जाकर तो वो तो ट्रक की बत्ती है, वो उसके लिए तो अभी मालूम नहीं अगली हुकूमत में किसी को। बात ये है कि जैसे आप फरमा रहे हो कि देखें, अनसर्टेनिटी तो तब ख़त्म होगी कि जब आप सबको एट पार मौका दें, सबको मौका दें कि वो पार्टिसिपेट करें इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। आज आप अगर PTI के सारे लोगों को बंद कर दें, उनको उठा करके घरों, उनका दफ्तर तक ना खोलने दें, उनके घर वालों को आप छापे मारें, किसी कारकुन को आप बाहर ना घुसने दें, निकलने ना दें, तो ये कोई इलेक्शन का माहौल नहीं बनेगा। 2018 से पहले PMLN के साथ ये सारा सलूक नहीं, ऐसा सलूक कभी माजी में नहीं हुआ। मैं खुद गवाह हूँ। देखें, आप ये कह सकते हो कि इस दफ़ा इंतखाबी अमल जो है वो उसमें फेयर प्ले होगा। जो कुछ पहले अभी हो चुका है PTI के साथ हो चुका है, लेकिन नौ उनको जो कुछ आज़ादी के साथ इलेक्शन के अमल का जो कुछ हिस्सा बनने का मौका मिल जाए। मुझे देखें नदीम साहब, जो कुछ आज भी हो रहा है, क्या लोग इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एनवायरनमेंट तस्वर कर सकते हैं? नहीं। क्या देखें, 3 महीने बाद इलेक्शन है, 3 नहीं तो मैक्सिमम आप 4 महीने बाद इलेक्शन है। इंतखाबी अमल में PTI को आज़ादी के साथ हिस्सा लेने का मौका पूरा मिलना चाहिए, वो नहीं रुकावट बननी चाहिए। लेकिन यहाँ मेरा सवाल और है, अभी
वो कहते हैं ना कि बहुत फासला है उस एंड रिज़ल्ट तक जो पीडीएम सोचती है कि हम हासिल कर लेंगे इंतखाबी नताइज में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाज़ मामलात हैं, जैसे 16 सितंबर का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बंदियाल साहब रुखसत हो जाएंगे और काजी फायजी साहब आ जाएंगे। काजी फायजी साहब के ऊपर क्यूरेटिव रिव्यू है और मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि अगले चंद दिनों में बंदियाल साहब उसके ऊपर हुक्मनामा जारी कर दें। मेरी मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से सुनते हैं चीज़ें, उससे मेरी इतला तो यही है कि वो आ सकती है चीज़। इसी तरीके से जो बेंचों की तश्कील का मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक फ़ैसला देना है। और उससे बढ़कर भी ये जो एक्ट जिसमें 5 साल की मुद्दत का तयन किया गया, अगर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया 16 सितंबर से पहले, तो वो भी एक नई तलवार है जो सर पे लटक रही है। तो पता नहीं क्या होगा कि एक कड़मास वो बोलते हैं ना पंजाबी के अंदर, वो वाली क्यास वाली सिचुएशन ना पैदा हो जाए। देखें, क्यास वाली सिचुएशन तो आज भी है, फर्दर डीपर हो जाएगा ये क्राइसिस। हाँ, मज़ीद बढ़ जाएगा। देखें, अफरा तफरी की कैफियत है, इंतशार है, लोगों को अभी भी आहिस्ता आहिस्ता अब यकीन हो रहा है जब अब नई चीज़ें खुल रही हैं कि भाई हाँ वाकई इलेक्शन वक्त पे हो जाएगा। अभी भी लोग ये तस्वर कर रहे हैं, पिछले महीना पहले तक तो कोई यकीन नहीं रखता था 2023 में इलेक्शन होगा। प्रॉबेबली इस बात का भी इम्कान है कि IMF ने कंडीशन ही शायद ये रखी हो कि आप इलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे तो आपको पैसे देंगे। हमें नहीं पता, लेकिन 15 दिन महीना पहले तक तो ये था कि तरीकाकार के मुताबिक इलेक्शन करवाने चाहिए। चोर रास्ते से कोई आगे चोर रास्ते से जो आएगा शोर शराबा होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है कादी फायजी साहब का क्यूरेटिव रिव्यू, मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने वापसी का हुक्मनामे की एप्लीकेशन दे दी, मेरा ख्याल है कि वो ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक सो, मेरी ये राय है। सिंपल ऑर्डर आ जाएगा या उसके अंदर कोई ऑब्जर्वेशन आएंगे? सिंपल और शॉर्ट ऑर्डर आएगा। आई थिंक 1 लाइन, ज़्यादा 2 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइनें। और ये जो 5 साल की मुद्दत वाला कानून बनाया गया, मेरा ख्याल है कि ये अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। अगर वो चैलेंज हुआ तो दैट विल बी ए फैटल। वो मेरा ख्याल है कि सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, बेशक हाई कोर्ट में कोई चैलेंज कर दे या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ। मिलिट्री कोर्ट्स वाला है, बेंचों की तश्कील वाला एक्ट है, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला उनके सामने है और ये 5 साल वाला भी लगना है। शाफे साहब, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा बिजनेस है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है? शायद सियासी फ़िज़ा को बदलने के लिए ये चंद एक फ़ैसले काफ़ी होंगे। अगर धांसू किस्म के फ़ैसले आ गए तो सियासी माहौल बदलते पाकिस्तान में देर नहीं लगती। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो चेंज होता रहता है, मगर इसमें जो है अब बाय प्रोफेशन तो मैं मतलब लॉयर नहीं हूँ, मगर अभी आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है और क्या होता है अदलिया के हवाले से। जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरत थी लाने की, उस पर जो है साबका हुकूमत का बड़ा ज़ोर था, तो वो तो मेरे ख्याल में को नहीं आए अभी तक, और पुलिस रिफॉर्म्स भी को नहीं आए। तो इन चीज़ों को फिर भी होना चाहिए। और जुडिशरी के अलावा मैं कहूँगा कि कल जो ग्रीन एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव लिया गया है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़रूरी है, मगर उसके ऊपर जो है ना साथ साथ मैंने देखा है कि काफ़ी जगहों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से कुछ चीज़ें रेज़ नहीं हो रही कि अब मज़ीद हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बंजर ज़मीन के ऊपर ही इजाज़त दी जाए बनाने की। हमारा जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, उसको बूम देना है, तो इसके ऊपर भी ध्यान करना चाहिए कि मज़ीद एग्रीकल्चर ये लैंड्स के ऊपर बहुत अच्छी बात है। अगर इसके ऊपर हमारे सियासतदान बात करने पे तैयार हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे सियासी लोग ही इसके ऊपर बात नहीं करते। जितनी ग्रीन लैंड है उसको ग्रे लैंड में कन्वर्ट करना बाय लॉ बैन कर देना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। हमने ज़री ज़मीनों की बर्बादी कर दी है। पिछले 3-4 सालों में PTI का एक ही कारनामा था, उसने ब्लैक मनी की विंडो खोल दी थी रियल स्टेट सेक्टर के लिए। ये बंद करनी चाहिए और ग्रीन लैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ज़री ज़मीन है, अदरवाइज़ हम अजनास के हाथों पूरी दुनिया, यूरोप पूरे को रुसवा होता देख रहे। ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, मैं आपको हर साल की तरफ लेकर आता हूँ। जी। क्या चौधरी शुजात की चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है 3 बार गए हैं परवेज़ लाई साहब से मुलाकात करने के लिए। चल पूछा है, काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं वहाँ पर। क्या डिस्कशंस हुई हैं? उसमें जो है वो बेसिकली शुजात साहब तो ये चाहते हैं कि जल्द वो बाहर आ जाएं, हम भी चाहते हैं कि परवेज़ लाई साहब जो है वो जल्द बाहर आ जाएं, और बज़ाहिर उनको जो है वो अब इतना वो नहीं है, उनको बस यही है कि जल्द उनकी बेल हो जाए। जिस तरह देखें ना शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल हुई है और भी कुछ PTI के लीडरान की बेल हुई है, तो इसी तरह ही वो चाहते हैं कि परवेज़ लाई साहब की भी बेल हो जाए और वो जल्द बाहर आ जाए।
चौधरी शुजात ने पहली मुलाकात में भी चौधरी परवेज़ लाई को समझाया था कि आप पीटीआई से लहदा हो जाएं और वापस आ जाएं, पीएमएल के साथ आ जाएं। दूसरी मुलाकात में भी ये बात उन्हें समझाई। पहली में चौधरी परवेज़ सुनने पे तैयार नहीं थे, दूसरी पे सुनने पे तैयार थे, और तीसरी में उससे ज़्यादा खुले कानों के साथ ये बात उन्होंने चौधरी शुजात की सुनी और मुनस वाला एक्सक्यूज़ उन्हें बताया कि मुनस अभी आमादा नहीं है। तो क्या चौधरी परवेज़ लाई मुनस के बगैर आपके साथ शामिल हो जाएंगे? तीसरी मुलाकात जो है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी। चेंज हो गई और मतलब कि चेंज हो गई हैं कि वो पुरे साहब तो रेडी हैं, मतलब कि उसमें जो है ना, बस यही कोशिश है कि बेल अप्लाई की हुई है कोर्ट में और जल्द जो है उनकी वो बेल भी हो जाए। और जब तक बेल नहीं होती तो वो ये डिस्कशन हुई थी कि जो है चेकअप्स वगैरह के लिए बेहतर है कि हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। और जहाँ बात है चौधरी परवेज़ लाई ने चौधरी शुजात की जो बात है उसको मान लिया, जो उन्होंने बात समझाई उन्हें, तो चौधरी परवेज़ ने वो बात अब समझ लिया और मान लिया बात उनकी। तो लास्ट मुलाकात में समझ ली थी और मान अब तब्दीली आ गई है ना, मतलब ये चौधरी परवेज़ के अंदर वो रियलाइजेशन हो गई है कि अब उनका मुस्तकबिल दोबारा पीएमएल के साथ है। तीसरी मुलाकात में तो यही बाज़ाहिर नजर आया, तीसरी मुलाकात में बाज़ाहिर यही नजर आया, बाज़ाहिर आपको ये नजर आया। तो कब तक तवक्को रखते हैं कि ये बेल के ऊपर पेशरफ्त हो जाएगी? ये आपको अब बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, अब ये कोर्ट ने फैसला करना है। जिस तरह कोर्ट ने बाकी भी पीटीआई के लीडरान, कुछ लीडरान को बेल दी है, तो उसमें ये उम्मीद करते हैं कि परवेज़ लाई साहब को भी बेल मिल जाए और वो जल्द बाहर आ जाएं। जहाँ बात है मोने साहब की, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई छोड़ना चाह रहे हैं शायद। मुन्ना साहब पीटीआई में रहेंगे, ये तीसरी मुलाकात, दूसरी मुलाकात में भी ये इशू सामने आया था और तीसरी में तो मेरे ख्याल में हतमी तौर पर यही है कि परवेज़ साहब दोबारा शुजात साहब के साथ बैठे होंगे, लेकिन मुनस जो है वो पीटीआई के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसी तरह ही है। इसी तरह तो आपकी अपनी जमात की स्टैंडिंग क्या होगी? क्योंकि चौधरी शुजात और परवेज़ जब ये इकट्ठे थे तो आप लोगों की ताकत थी, लेकिन अलहदा हो के अब ये क्वेश्चन मार्क था कि क्या आपकी जमात अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रख पाएगी या कमज़ोर पड़ेगी। तो परवेज़ साहब अगर वापस आते हैं तो आप पंजाब में क्या बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? शुजात साहब ने तो हमेशा ही चाहा है कि ख़ानदान जो है इकट्ठे चले, मगर आपको पता है कि जो कुछ अर्सा पहले जो हालात बने कि शुजात साहब, प्रेस साहब ने खुद कहा शुजात साहब को कि आप नून लीग को मनाएं और उन्होंने सीएम बनना। तो फिर आपको पता ही है क्या हुआ था कि सारा कुछ फाइनल हो गया हुआ था और कुछ ही घंटे बाद परवेज़ साहब और मोने साहब जो है बनिंगाला चला गए और वहाँ पर उन्होंने सीएमशिप पीटीआई की जो एक्सेप्ट कर ली थी। हालांकि अगर उस टाइम बात सुन ली होती शुजात साहब की तो अभी भी आज भी परवेज़ साहब सीएम होते और ऊपर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह अभी हैं प्राइम मिनिस्टर होते। तो जहाँ बात है तो हम तवक्को रखें, मेरे ख्याल में चौधरी परवेज़ लाई साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवक्को रखें आप अगले हफ्ते किसी वक्त, या वीकेंड पे या अर्ली नेक्स्ट वीक। दूसरी आप जो बात कर रहे हैं ना पार्टी के हवाले से, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो जहाँ बात है मोने साहब की, उन्होंने तो 1.5 साल पहले ही कह दिया था शुजात साहब को कि बेहतर है कि सियासत अपनी अपनी हो। ये तो अब फ़र्क आ जाएगा। असल में जो दोनों भाइयों के दरमियान में एक मामला चल रहा था, हैं तो कज़न ही, लेकिन वो सारी उम्र सियासी मामलात में बहुत इकट्ठे कुर्बत के साथ चले हैं, वो शायद बच्चों के अंदर वो कुर्बत अब बरकरार ना रह पाए। ये चलता है बहुत सारे सियासी ख़ानदानों के अंदर, तो आपके साथ भी कोई अनहोनी नहीं है। मुन्ना से अपनी सियासी मफादात देखेगा, आप अपने सियासी फ़ायदा देखेंगे। इसी तरह ही, बिल्कुल इसी तरह ही है। अब मोने साहब ने और मैंने ऑन ग्राउंड जो पॉलिटिक्स है वो उन्होंने 2002 में शुरू की थी, मैंने भी 2002 में शुरू की। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो बाकी जो है इसी तरह ही है। बेहतर है कि जिस तरह डिसाइड हुआ था 1.5 साल पहले के ख़ानदान इकट्ठे चले मगर सियासत अपनी अपनी, तो हम ये समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इस तरह। दुरुस्त है। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। तारिक साहब, हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इंतखाबात अक्टूबर के पहले हफ्ते में होंगे या कोई 10 नवंबर को होंगे? दो ही ऑप्शन हैं आइनी तौर पर, बाकी तो गैर आइनी हो सकता है। 60 रोज़ या 90 रोज़, क्या फैसला पीएमएल? वैसे मैं समझता हूँ कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, वो अक्टूबर में हो जाए नवंबर में हो जाए, दोनों आइनी ऑप्शंस हैं और उसमें अगर वो 3 या 4 हफ्ते का कोई फ़र्क होता है तो आप कौन सी एक्सरसाइज करने का इरादा रखते हैं? हमारा तो ये सवाल है। गैर आइनी तो हम कहते हैं। देखिए, ये इरादा मैं अपने तौर पे इसलिए नहीं कहूँगा कि चूँकि हम जिस गवर्नमेंट में हैं वो एक कोalition गवर्नमेंट है और तमाम इत्तेहादियों को आपने देखा होगा कि अभी कल परसों मैं
3 प्रोग्रामों में मैं सिर्फ ये वजाहत देता रहा कि मौलाना साहब को हमने राज़ी कर लिया है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं कल है। मुलाकात हुई है अभी उनकी पीएम के साथ? कल मुलाकात हुई है, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो छोटी सी एक बात थी जनाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PMLN की एक मुलाकात थी। मौलाना फजल रहमान भारी भरकम शख्सियत है, चाहे सीटें उनके साथ 4 हों या 6 हों, लेकिन वो तगड़े आदमी हैं, उनको आप खुले लाइन लगा के सियासत नहीं कर सकते। एहतराम है, इंतहाई ज़ीरक सियासतदान है, हमारे लिए तो बहुत ही काबिल एहतराम है। मैंने सिर्फ एक आपको छोटी सी मिसाल इसलिए दी कि कबल अज़ वक्त है कि मैं ये बात कहूँ कि हमारी पार्टी ये सोच रही है जो भी इत्तेहादी फैसला करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक ही तारीख है, ये 2 तारीखें नहीं है। नहीं, उसमें है ना जी कैच है। आप इंतजार करते हैं बंदियाल साहब की रिटायरमेंट का, आप सोचते हैं 16 सितंबर गुजर जाए, आप सोचते हैं नवाज शरीफ के केसों वाला मामला कुछ आगे बढ़ जाए, मियाँ साहब आखिरकार वापस आ ही जाए। मलिक साहब जो हमारे सोचने की चीज़ें हमें सोचने देना, ये तो वो लोगों को बताने की पहले चीज़ ना है। इनको फैलाएं। आपने तो पब्लिक में आना है वोट मांगने के लिए, हमारा काम है इसमें, हम तो बताएंगे तो सही ना। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन के इनेकाद में रुकावट बनेंगी, हैं ये नहीं बनेगी इंशाल्लाह। जब तक नवाज शरीफ की यहाँ लैंडिंग नहीं ना हो जाती और वो अपने मुकदमात का उनका सिलसिला। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मौजूद होंगे इंशाल्लाह, मुस्लिम लीग नून की कैंपेन को वो लीड करेंगे, ये बात मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। सर उनके लिए बहुत बेहतर होगा कि अभी आएँ और 4 दिन जेल में गुजार लें, कोई फर्क के, और आके अपनी दरखास्त दायर करें, अदालत सुनेगी। आजकल तो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो अगस्त का महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त को आ जाना चाहिए। वैसे अगर आप 14 अगस्त से आगे लेके गए ना डर के चीफ जस्टिस से, तो फिर आप कमजोरी दिखाएंगे। मलिक साहब तारीख का ऐलान तो नहीं कर सकता, लेकिन 14 का महीना बहुत मुबारक साबित होगा। 14 का महीना नहीं सर, हमारे का महीना, 14 का महीना नहीं, महीने 12 ही है। अगस्त का महीना। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शुएब साहब इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जितने माजी करीब के इंतखाबात गुजरे हैं, कोई शायद एक इलेक्शन होगा 2008 में कंपैरेटिवली कहना चाहिए कि कम कंट्रोवर्सी थी, 13 में भी शिद्दत की कंट्रोवर्सी थी और PTI ने 4 सीटों का शोर शुरू करके तो यहाँ डी चौक में धरना शुरू कर दिया। 2018 में ये आर ओ इलेक्शन का ये शोर करते रहे थे, या 2013 में भी था, 18 में भी था ना जी, वो सिलेक्टेड कहते थे, ये सिलेक्टेड है इमरान खान। तो इससे आगे निकलने के लिए भी कोई तरीकाकार होगा, कोई ऐसी रिफॉर्म होगी इंतखाबी नताइज को काबिल कबूल बना लिया जाए? देखिए नदीम साहब, 2 तरीके हैं सिंपल। या तो आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाला जो तरीक़ाकार है, EVM क्या कहते हैं उसको, वो तरीक़ाकार बेस्ट था, उसके लिए सारी पार्टियां बैठ जाएं, उसमें अगर कोई कमज़ोरी है तो उसको ठीक करें, तो उसका तो कोई और फ्रॉड का रास्ता सारा ही बंद हो जाता है। वो एटलीस्ट टेस्ट केस में कुछ हल्कों में तो लगाएं, बिस्मिल्लाह तो करें। वो आप ज़िमनी में ही करा देते हैं, कम से कम आपको पता अभी कर लें जी, 5% 10% हल्के ही कर लें। आप उसका इस्लामाबाद की बलदियाती इलेक्शन करा लें, ताकि आपको अगर कोई कमज़ोरी है उसमें से निकल आए। अच्छा, दूसरा तरीका, नून लीग और पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट वाले यूं एक बटन दबाएंगे और वो बैठा हुआ बंदा पारा में पूरा रिजल्ट चेंज कर देगा। हम खुद इलेक्शन कराते हैं, मैंने अभी कराया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का, थोड़ा था, ये 25 करोड़ की आबादी का इलेक्शन होना है सर। एक वोट भी गलत नहीं पड़ सका, एक वोट भी। तो अगर आप प्रॉपरली, गलतियां ठीक है होंगी, लेकिन उन गलतियों को दूर करें। दूसरा तरीका देखें, फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूडिंग खान साहब को शामिल करना पड़ेगा, इसलिए कि फिर सारे ताकि उसको एक्सेप्ट करें और फ्री एंड फेयर माहौल दें, सारे इलेक्शन के प्रोसेस में जाएं और इस बात की कसम उठाएं कि भाई कोई भी अनड्यू बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं करेगा, एस्टैब्लिशमेंट का कंधा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। इजलास था इस तरह का अगर आप जो वज़ीर कानून है वो कह रहे थे कि बैरिस्टर अली जफर कमेटी का हिस्सा है, लेकिन आए नहीं। PTI को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उस इलेक्शन रिजल्ट की ओनरशिप होनी चाहिए। बात यह है कि अगर आप इन्वॉल्व करेंगे, मेरा ख्याल है अली जफर साहब शायद मुल्क में ना हो, देखें जब तक आप प्रोसेस में शामिल नहीं करेंगे, देखें एक है वो ही बस सही उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि वो आए नहीं है, मैं उनको अब जाके बात करूंगा। एक है हुकूमती इत्तेहाद, दूसरा है PTI। देखें 2 अपोजिशन है ना इस वक्त प्रैक्टिकली। अब एक है अपोजिशन, एक है हुकूमती इत्तेहाद, और ये सारी इकट्ठे बैठेंगे, किसी प्रॉपर नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये हमारी तजावीज़ है। PTI के अपने साथियों से कहें कि मैं जरूर मशवरा करूंगा, अगर हमें मस्ट पार्टिसिपेट। देखें एक इनविटेशन, ही इज पार्ट ऑफ दैट कमेटी, बैरिस्टर अली जफर इज पार्ट ऑफ दैट नॉलेज मेंबर है, लेकिन अली जफर साहब को अगर इन पर्सन आपने रब्ता किया और वो इस मुल्क में फ़र्ज करो नहीं या रब्ता नहीं हो सका, तो आपको लीडरशिप से रब्ता करने की ज़रूरत है ना, आप उस कमेटी से एंगेज करें। नतीजे के ऊपर आपने भी सवाल बात है, ये जिम्मेदारी पहली तो इस कमेटी की है, हुकूमती इत्तेहाद की है कि वो अपोजिशन को इन्वॉल्व करे और इंगेज करे। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अगर इसमें PTI को ये ज़रूर कहें कि जनाब आप इसके फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, अगर कोई, ये अलग बात है
कि प्ली देखिए ना ठप्पे लगने चाहिए इलेक्शन डे के ऊपर, जिसका वोट है उसका काउंट होना उसका चाहिए, काउंट होना चाहिए और उसके लिए और किसी 200 को 2200 नहीं करना चाहिए, 200 को 1200 भी नहीं करना चाहिए। मखसूस जो पोलिंग स्टेशन के नतायज रुक जाते हैं, 2-2 दिन तक नहीं आते और फिर नतीजा ही कुछ और आ जाता है, उससे गुरेज करना चाहिए। इसके ऊपर तारिक फजल चौधरी साहब आपको मिलना चाहिए। लेकिन प्री पोल बार्गेन वो जो है क्या नाम है जो रिगिंग है वो तो प्रूव्ड है कि जब तक आप एनवायरनमेंट ऐसा नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक आप प्री पोल की कोई गारंटी नहीं है रोकने की, वो चलेगी। देखें बात ये है कि अगर आप लिख के रख लेंगे वो चलेगी। वो अगर चलेगा हाँ, वो तो चलेगी। बुनियाद ही वो है कि इलेक्शन अगर डे आप ही लोगों इंश्योर को आप करने से। मुझे बताएं, आपने कैंडिडेट को उठा लिया, उनके मेंबरों को उठा लिया, उनके आपने वर्कर्स को उठा लिया, उनको आपने कंपेन नहीं करने दी, उनको आपने प्रोसेस में नहीं शामिल होने, इंटरनेशनल वर्ड या आपका मीडिया या पब्लिक या लोग कानून से नहीं रोक देखेंगे, ये किसी कानून से नहीं रोक सकेंगे, ये आपके आपस के रवैयों से रुक सकती है, अमल से रुकेगा, आपके आपस में ये रूल ऑफ लॉ से रुकेगा, या कानून की हुक्मरानी से रुकेगा। जी 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 बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ वही जो 18 से लेके आप लेके चलते आए हैं, 18 में आपकी सारी लीडरशिप जेल में थी ना, रूल ऑफ लॉ वही रूल ऑफ तो लॉ वो अब आप उसका पूरा इतलाक कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि उसको 1000 गुना से ज़रब देके 2013 से लेकर 18 तक जो हमारी गवर्नमेंट रही है, इसमें सबसे पहले इनिशिएटिव इलेक्शन रिफॉर्म की बाकायदा एक कमेटी बनी थी। डॉक्टर साहब उसको हेड कर रहे थे, मैं खुद उस कमेटी का मेंबर था। उस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ड्रामे, कभी इस्तीफ़े, कभी असम्बली में लानते हैं, कभी उस मीटिंग का बाइकआउट, नॉन सीरियस एटीट्यूड उस वक्त अलवी साहब और शाह महमूद शायद असद उमर शायद उसके रुकन थे, ये सारे उसके मेंबर थे। लेकिन मैंने बताया ना, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी असम्बली से वॉकआउट कर रहे हैं, कभी इस्तीफ़े दे रहे हैं, उस वक्त भी नॉन सीरियस एटीट्यूड। उसके बाद जब 18 में इनकी गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद जो वो इलेक्शन था वो भी सबको पता है, मैं उस पर क्या वक्त ज़ाया करूँ देखने वालों का, नाजरीन का। उसके बाद भी इन्हें कोई होश नहीं आया। अब भी अगर ये मैं कहता हूँ कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसने एक ऐसा खलीज डाल दिया, वरना उससे पहले तो हम इनके पीछे थे कि जी चलें आप बैठें बात करें, बैठें बात करें, लेकिन कोई संजीदगी नहीं। उस वक्त भी सबको गालियाँ, उस तरह तो नहीं सिस्टम चलता ना कि आप अपने घर बैठे हो, लोगों को गालियाँ दे रहे हो और लोग सारी कमेटी उठ के आपके पास जाए कि जी आप आएँ और इलेक्शन में ये रिफॉर्म्स करें और हमें मामला को सीधा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये आपके रवैयों पे डिपेंड करता है ना। ये तो नहीं कि अब शोएब साहब तो माशाल्लाह अभी सर जितना पाकिस्तान का हमने नुकसान किया है, की जो पूरी तारीख 2013 से लेकर 23 तक सिस्टम को ठीक करें। 2013 से लेकर 23 तक हमने जो पाकिस्तान का नुकसान किया है, इंतखाबी नताइज तस्लीम ना करके किया। पोलिटिकल गवर्नमेंट्स बनी लेकिन उन्होंने इंतखाबी नताइज नहीं माने। वो कहते रहे आरोज़ का इलेक्शन है, धांधली ज़्यादा इलेक्शन है इमरान खान, आप कहते रहे सिलेक्टेड है, इस्टेब्लिशमेंट ने बिठा दिया, सेम पेज। वो तो खैर खुद पीटीआई 4 साल कहती यही रही है, सेम पेज। तो उससे पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया। अब उससे हमें आगे चलना है। अगर कोई जो जीते उसको हुकूमत मिले और उस नतीजे को इलेक्शन अगर होता है, ट्रांसपेरेंट हो, नताइज अगर तब्दील किए तो मैं समझता हूँ कि उस गवर्नमेंट की जो सेंटिटी है या उस गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिसिटी है, उसके ऊपर जो एतमाद है, सबसे पहले तो आपके पाकिस्तान का अपने कौम का नहीं होगा, और अपना नहीं होगा तो दूसरों का क्या होगा। मैं इसके हक़ में हूँ कि इलेक्शन गैर मुतनाज़ा हो, मुनसिफाना हो, गैर जानिबदाराना हो। लेकिन मैंने आपको अपना भी बताया कि हमारी एज ए पार्टी, एज ए गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कंट्रीब्यूशन रही है। मैंने आपको पीटीआई का भी बताया कि उनकी संजीदगी क्या रही है इसमें 2014 से लेके अभी ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे शाफी साहब आपकी तरफ आता हूँ, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाफी साहब आप फरमाइएगा, ये जो इंतखाबी मंजरनामा है, ये पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाते हैं, लोग चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन इंतखाबात के बाद हारने वाला जो है अगले 5 साल सड़कों पे जीतने वाले को तस्लीम नहीं करता। वो कहता है इसने इलेक्शन चुराया है। 2013 की मिसाल हमारे सामने है और 2018 की मिसाल भी हमारे सामने। क्या ये चेंज कर सकते हैं हम कि ऐसे ही होगा अब की बार भी? देखिए, मैंने खुद देखा हुआ इलेक्शनों में कि काफ़ी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पूरे के पूरे डब्बे भी उठा के लिए जाते हैं और कुछ पोलिंग स्टेशंस पूरे आग जला भी दिए जाते हैं। तो ये तो जब बातचीत शुरू हुई थी मुख्तलिफ पार्टीज़ की कि इसके ऊपर जो है सारों को बैठ के जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए थे और इलेक्ट्रॉनिक ये जो है बायोमेट्रिक मशीन्स हैं, आपको याद है कि इसके ऊपर भी बड़ी बातचीत होगी कि जी ये मशीनें फलानी कंट्री से लेंगे हम, ये बजट है इसका। तो रिगार्डिंग फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तो बड़ी बातें होती रहीं। तो जहां आपने बात की इलेक्शन से कि इलेक्शंस जो है वो फेयर एंड फ्री होने चाहिए, इसलिए कि अगर एक कैंडिडेट है, चाहे पार्टी का है, वो दिन रात मेहनत करता है और अवाम चाहती है कि वो जीते, अवाम ने उसको वाकई वोट डाला है, तो फिर उसी कैंडिडेट का ही हक बनता है कि वो आगे आए असेंबली में।
शाफी साहब, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों को इलेक्शन लड़ने के लिए आज़ादी के साथ मौका मिलना चाहिए। जो कुछ 9 मई की सज़ा उनके लोगों को मिलनी है वो मिल रही है, उसमें भी बहुत नरमी रहनी चाहिए, माफ़ करना चाहिए ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को, क्योंकि एक सियासी माहौल, बहुत से नारेबाजी जो चल रही थी ना 2018 से, उसका कहीं ना कहीं हादसा होना ही होना था, एक दिन ये होना ही होना था जब भी होता। लेकिन अब इलेक्शन में उनकी लीडरशिप को पाबंद सलासल नहीं करना चाहिए, इंतखाबात में आज़ादी के साथ उनको मौका होना चाहिए कि जाएँ और हिस्सा लें। आपकी क्या राय है? जी, जो आपने बात की है पीटीआई के हवाले से, जो 9 मई का वाक़या हुआ है, उसमें जो है अपने आप ही कोई नहीं जा सकता आर्मी की बिल्डिंग्स जलाने के लिए, कोर कमांडर हाउस जलाने के लिए, बाकी जो मुजस्मे हैं शोधा के, उनको ऐसे नहीं कोई गिरा सकता जाके। ये पार्टी के लीडर ने अपने बाकी लीडरान को का इंस्ट्रक्शंस दी तो ये सारा कुछ हुआ, ठीक है। और इसमें जो आपने बात की सज़ाओं की, जो के लोग इनोसेंट हैं उनको तो जो रह गए काफ़ी रिहा हो भी गए हैं, जो अगर कोई रहता है उसको जो है फौरी मैं समझता हूँ कि छोड़ देना चाहिए। और जो लोग 100% इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ये सारा 9 मई को किया, उनको तो मेरे ख्याल में सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कभी भी आगे जाके कोई इस तरह की तोड़ फोड़ और ये जलाओ गिराव करने की कोशिश ना करे। बाकी जहाँ बात है पीटीआई के इलेक्शंस के हवाले से, तो मेरे ख्याल में वो आएंगे इलेक्शंस में, और हर पार्टी को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। ये अच्छी बात की है इन्होंने शोएब साहब। 9 मई का असरअंदाज होगा आइंदा इंतखाबात के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है पाकिस्तान में। लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, वो पीटीआई का हमायती था या मुखालिफ था, सब ने इसकी मजम्मत की है कि ये गलत था। यौम स्याह सही, यौम स्याह का इसको गलत काम हुआ। देखिए, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें एक्सेस हो रही हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। उस दिन भी जो कुछ हुआ, जिस अंदाज में रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और जिस तरह शीशे तोड़े गए और जिस अंदाज से वकीलों को डंडे मारे, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, दैट वाज नॉट प्रॉपर। फिर जो रात को हुआ वो भी दैट वाज आल्सो नॉट प्रॉपर। अब जो कुछ हो रहा है उसकी आड़ में लोगों के घरों में घुस जाएं। वो अली अवान जो यहाँ का एमएनए है, उसके भाई को और उसकी 4 मासूम बेटियों को उठा के ले गए हैं, कोई पता नहीं है, लोगों के घरों में घुस गए हैं। इस्लामाबाद का G8 में पीटीआई का दफ्तर है, वो मुझे पीटीआई के सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जनाब वो हम जाते हैं, वो हमारे सारे अमले को भगा देती है, पुलिस कहती है इधर कोई ना आए, दरवाज़ा बंद करो। तारिक फजल साहब के काम है। अभी जब ये सर्कमस्टांस हो गए, देखें इसका इन्वायरमेंट लोगों में नफरत मजीद फैला रहा है, ये तो बस वो इनके खिलाफ भी। देखें आप, एक जो गलत हुआ गलत है, हर कोई मजम्मत कर रहा है, लेकिन उसकी आड़ में अगर आप सियासत बीच में ले आएंगे, उसकी आड़ में शहीदों को सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसकी आड़ में सियासी मुखालिफिन को उठा करके आप पाबंद सलासल करेंगे और उनके साथ ज्यादतियां करेंगे, कुछ चीजें जो कुछ चीजें उसका नुकसान। एक बात, कुछ चीजें रियासत पाकिस्तान के लिए, हर पाकिस्तानी शहरी के लिए रेड लाइन होनी चाहिए। जैसे कर्नल शेर खान की जो यादगार थी, वहाँ जिसने भी जाके जो हरकत की है वो काबिल कबूल नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। आप अगर जो मर्जी जस्टिफिकेशन दें, वो निशाने हैदर वाले लोग हैं, उनको तो इज्जत से सलाम करना चाहिए। की बात नहीं कर रहा, तो वो मैं नहीं जस्टिफाई कर सकता। लेकिन मैं दूसरी चीज़ है कि जैसे अली वान वाला मामला या किसी और का मामला है, ना उसकी बच्चियों के साथ ज्यादती होनी चाहिए, ना किसी और की बहू बेटी के साथ ज्यादती होनी चाहिए, ना किसी के घर घुसना चाहिए। तारिक फजल साहब, आपके बात को सिर्फ बढ़ाते हुए एक बात कह दूं, रेड लाइन है हमारा आइन की हुक्मरानी और कानून की, वो तो है, जो इसको क्रॉस करे कानून के मुताबिक, कौमी हीरोज की मैं वही कह रहा हूं ना, कानून के मुताबिक कानून। मसला ये है कि जब पीटीआई का दौर था उस वक्त आइन जो है वो रेड लाइन नहीं थी, वो एक ट्रांसपेरेंट लाइन थी, नज़र ही नहीं आ रही थी। अब ये रेड लाइन बन गई है। अली अवान की बात मैं करता हूँ जी। देखें, अली अवान की बेटियाँ जो है मेरी बेटियाँ हैं, हम सब की बेटियाँ हैं। ये बेटियाँ और ये रिश्ते सारे साझे होते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल इसकी तरदीद करता हूँ और बड़े वसूख से करता हूँ कि अली अवान की किसी बेटी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं खुद इस मसले में मैंने मालूमात ली हैं, मैं इन टच हूँ। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, भाई की बच्चियाँ हैं, नहीं भाई की बच्चियों को भी